कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटी पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। आइए प्रश्नावली 7-1 से प्रश्न क्रमांक 1 आज हम देखते हैं। प्रश्न है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मोहन की जो मासिक आय है उसका 75% वो खर्च कर देता है। उसके बाद उसके पास बचता कितना है, 3,950 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मोहन की मासिक आय क्या है। ठीक है, तो मोहन की मासिक आय कितनी है यह निकालने के लिए हमें मानना होगा, माना कि मोहन की मासिक आय ए रुपए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मोहन अपनी मासिक आय का अर्थात मासिक आय ए रुपए है, तो ए रुपए का 75% खर्च करता है। तो यहाँ पर क्या है, खर्च बराबर कितना है, 75%। ध्यान दीजिए, जब खर्च 75% है तो शेष कितना हो, यानी बच कितना रहा है ना, तो शेष बचा बराबर कितना, तो 100 में 75 को घटा देंगे तो कितना आया, 25%। तो 25% शेष बच रहा है, जो रुपए में कितना है, 3,950 आ रहा है ना। तो शेष बचा रुपए कितना, 3,950 रुपये बच रहा है। ठीक है, तो अब हमको इसको आगे हल करना होगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ध्यान देना है ना, मासिक आय ए रुपए है। ठीक, तो ए रुपए का 75% खर्च करने के बाद 25% बच रहा है, जो रुपए में कितना है, 3,950 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे ए का 25% बराबर 3,950 रुपये है, ऐसे। ठीक है ना, कुल मासिक आय ए है, मासिक आय में से 25% बचत होता है, बचाता है वह, जो रुपए में कितना है, 3,950 रुपये। आइए इसको हल कर लेते हैं। ए का के स्थान पे गुणा का चिन्ह, 25% अर्थात 25/100 और बराबर 3,950। तो ए गुणित 25 बराबर 3,950 गुणित 100 को इधर तिरिया गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ऐसे। इसलिए ए बराबर 3,950 गुणित 100 और बटा हो गया कितना, 25। कटा दीजिए, 25 एकम 25 चौक, तो 3,950 गुणित कितना, 4। आइए गुणा कर लेते हैं, 4 शून्य शून्य हो गया, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 निया 36, 36 और हासिल 2 38, 38 की 8 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से 15,800 रुपये हमें प्राप्त हुआ, ए का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः मोहन की मासिक आय, क्या लिखेंगे, मोहन की मासिक आय, मोहन की मासिक आय 15,800 रुपये है, ये
ये आंसर ऐसे। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, अर्थात प्रतिशत में देखें तो 60% है और संख्या में कितना है वो 18 है। तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा? कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? देखिए यहाँ पर दो प्रकार का प्रश्न, यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए हमको कक्षा 10वीं में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मालूम होनी चाहिए। जब दोनों की संख्या मालूम कर लेंगे तब दोनों का अनुपात ले लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? तो सबसे पहले यहीं से प्रारंभ करते हैं कि कक्षा 10वीं में, तो यहाँ लिख लीजिए माना कि कक्षा में कुल छात्र छात्राएं ए है, यानी इनकी संख्या कितनी है? ए है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। 60% लड़कियां हैं, तो यहाँ लिखिए लड़कियां बराबर 60%। ठीक, और ये लड़कियां प्रतिशत में है और लड़कियां संख्या में कितनी है? लड़कियां संख्या में कितनी है? तो ये है 18। ठीक है, आइए यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार कुल छात्र छात्रा है ए, तो ए का 60% लड़कियां हैं, मतलब 18 लड़कियां होंगी ऐसे। ठीक है, ए का 60% कितना होगा? 18। ये दिया है प्रश्न में। आइए हल करते हैं। का की जगह में गुणा का चिन्ह, 60% में 60/100 और बराबर 18। आइए हल कर लेते हैं। ए गुणित 60 बराबर 18 गुणित 100, 100 का तिरिया गुणा कर लिए, तो इसलिए ए बराबर 18 गुणित 100 और बटे 60, ये 60 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। क्या बचा? यहाँ लिखते हैं 18 गुणित 10/6, 6 कम 6, 6 तिया कितना? 18, 3 गुणित 10, तो 10 तिया 30। तो इस प्रकार ए का मान कितना प्राप्त हुआ? ए का मान प्राप्त हुआ 30। और ए को हमने क्या माना है? तो ए को हमने माना है कि कक्षा 10वीं में कुल छात्र छात्राएं ए है, अर्थात कक्षा 10वीं में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? 30। अतः कक्षा में कुल 30 छात्र छात्राएं है। अब प्रश्न क्या कहता है? लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़कियां तो हमको पता है 18, तो अब लड़के, तो लड़के कितना? तो कुल छात्र है 30 छात्र छात्रा, जिसमें लड़के लड़कियां मिला करके 30 है। उसमें से लड़कियों की संख्या कितना है? 18, उसको घटा देंगे तो कितना आ गया? 12। पुनः प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात लेना है। लड़के अनुपात लड़कियां, ऐसे लड़के हैं 12 अनुपात लड़कियां हैं 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/18। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2/3, अर्थात कितना? 2:3। एक और आंसर आ गया। ठीक है ना, एक आंसर यहाँ पर था। तो इस प्रकार से हल हो गया ये। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु
760 रुपये में बेची जाती है। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य अर्थात किसी वस्तु पर छपा मूल्य, इसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। विज्ञापित मूल्य भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। और जैसे एक वस्तु पर 950 रुपये छपा है मूल्य, उस वस्तु को 760 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब है जितना अंकित मूल्य है वस्तु उतने से कम में बेची जा रही है, ये विक्रय मूल्य हो गया। बेची जाने वाली जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है। तो स्वाभाविक है जितना छपा है उससे कम में बेची जा रही है, मतलब उस वस्तु को बेचने में अंकित मूल्य पर छूट दिया जा रहा है। छूट को ही बट्टा या डिस्काउंट हम कहते हैं। ठीक है। तो कितना रुपए बट्टा या छूट मिला और कितना प्रतिशत छूट मिला, ये दोनों को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए क्या क्या लिखा हुआ है, दिया है प्रश्न में, लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य है 950 रुपये। ठीक है। और वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने बेची जाने वाली मूल्य, तो 760 रुपये हो गया। तो छूट यानी जिसको हम बट्टा बोल रहे हैं, ये हमको ज्ञात करना है और छूट का प्रतिशत भी हमको ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हमको छूट या बट्टा निकाल लेना है। तो इसलिए बट्टा बराबर होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और जो कि विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। ठीक है। विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य है 950 और विक्रय मूल्य कितना आ गया। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है 760, घटा कर देखिए तो इसमें आप घटाइए तो घटाने पर आ गया 190 रुपये आएगा। इस प्रकार से 190 रुपये बट्टा आ गया, एक आंसर आ गया। तथा यहाँ पर लिख देंगे बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत बराबर। तो यहाँ पर इसका सूत्र है, याद रखिए आप लोग, बट्टा रुपए में ऐसे और बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और गुणित यहाँ है 100 ऐसे। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो यहाँ पर बट्टा कितना है 190 रुपये है और अंकित मूल्य कितना है तो 950 रुपये है और गुणित 100। ठीक है। एक शून्य कैंसिल हो गया। आइए एक बार लिख लेते हैं फिर 19/95 गुणित 100, 19 एक कम 19 पंचे 95, 5 एक कम 5, 5 बीसम 100। तो कितना आ गया 20% बट्टा मिला। तो उत्तर लिख देंगे। अतः बट्टा 190 रुपये तथा बट्टा प्रतिशत बराबर 20% है। अब यहाँ हम उत्तर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए मशीन का अंकित मूल्य पर 8% बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है। 8% बट्टे का मतलब 100 रुपये पर 8 रुपये छूट। यहाँ पर आइए हल करते हैं। सबसे पहले मशीन का अंकित मूल्य हमको मानना होगा। तो आइए मान लेते हैं, माना कि मशीन का अंकित मूल्य अर्थात छपा मूल्य ना कितना है
100 रुपये है। ध्यान देना है, माना कि मशीन का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। मशीन पर छूट कितना मिल रहा है, बट्टा 8% है। तो यहाँ पर लिख देंगे बट्टा बराबर 8%। तो अतः बट्टे की राशि अर्थात रुपए में बट्टा क्या है ये निकालेंगे। बट्टा की राशि या बट्टा रुपए में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो 100 रुपये, ध्यान देना है, बट्टे की राशि क्या है, देखिए 8% बट्टा है, ठीक है ना, कितना है, 8% बट्टा है। यहाँ पर आप अंकित मूल्य को आपको और सरल करना है तो आप 100 रुपये भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम अंकगणित से ही 100 रुपये मान के बना लेते हैं। तो बट्टे की राशि, तो अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, 8% है। अर्थात अंकित मूल्य यहाँ पर 100 रुपये है और ये कितना है, 8% है। ध्यान देना है, 100 रुपये का 8%, तो 8/100। तो यहाँ पर 100, यहाँ पर का गुणा चिन्ह आ जाएगा। 8 बटे कितना हो जाएगा, 100। 100 कट गया तो कितना आया, 8 रुपये। तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण बट्टा, ठीक है। अंकित मूल्य 100 रुपये माने हैं और बट्टा कितना रुपए मिला, 8 रुपया। तो ये आ गया 92 रुपये विक्रय मूल्य। अर्थात 100 रुपये की 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 92 रुपये में बेचा जाता है। अब जबकि लगा देंगे, जबकि 92 रुपये विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितना था, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 1748 रुपये। तो इसलिए 1748 रुपये विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य क्या होगा, तो 100/92, 100/92 और गुणित कितना, 1748। ऐसे इसको आइए अलग से लिख करके आप हल कर लीजिए। 100/92 गुणित 1748, इसको आप सुविधा अनुसार अपने हिसाब से आप इसको कैंसिल करिए, कटाइए। तो यहाँ पर जैसे 92 को 2 से कटाइए, इसको भी 2 से कटाइए, फिर जो संख्या आता है आपस में कटाते जाइए। मैं यहाँ पर सीधा इसको हल कर दे रहा हूँ। 92 एक कम 92, 19 बार में जाएगा तो 100 गुणित 19, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1900 रुपये। तो इस प्रकार मशीन का अंकित मूल्य 1900 रुपये होगा। आंसर लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपये है, ठीक है। इस पर 7% की दर से बिक्री कर सेल टैक्स वसूला जाता है। यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अर्थात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आटा चक्की का मूल्य, वास्तविक मूल्य है 1,30,000 रुपये, परंतु इस पे सरकार बिक्री कर लगाती है और बिक्री कर कितना है, 7%। 7% मतलब 100 रुपये पर 7 रुपये का बिक्री कर देना होगा खरीदार को, ठीक है। तो यदि श्वेता इस आटा चक्की को 1,30,000 रुपये वाला मूल्य की जो आटा चक्की है अगर खरीदती है तो 7% की दर से उसको बिक्री कर भी देना होगा सरकार को, ठीक है ना, जो दुकानदार के माध्यम से देना होता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते जाइए क्या क्या दिया हुआ है। तो आटा चक्की का मूल्य, आटा चक्की का मूल्य ये है 1,30,000 रुपये, ठीक। और बिक्री कर बराबर है 7%। तो
यहाँ पर इसलिए बिक्री कर की राशि निकालेंगे। बिक्री कर की राशि अर्थात रुपए में बिक्री कर कितना होगा, तो 1,30,000 रुपए का 7% ज्ञात करेंगे। तो ये 1,30,000 का की जगह गुणा का चिन्ह और 7% मतलब 7/100। 1 2 शून्य कट गया, बचा कितना 1300 गुणित 7, 13×7=91। तो 9,100 रुपये बिक्री कर देना होगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बिक्री कर की राशि, बिक्री कर की राशि कितना हो गया 9,100 रुपये है। तो इसलिए श्वेता इस आटा चक्की को जब खरीदती है तो इतना रुपये बिक्री कर सहित उसको देना होगा। तो यहाँ लिख देना, इसलिए श्वेता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। तो कुल मूल्य कितना था मशीन का 1,30,000। 1,30,000 में बिक्री कर 9,100 को जोड़ देंगे तो ये कितना है, देखिए 1,39,100 रुपये। इस प्रकार श्वेता जब मशीन खरीदेगी तो कुल 1,39,100 रुपये का भुगतान दुकानदार को करेगी। ठीक है, शेष अगली कड़ी में देखते हैं।